नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत झारिया और आप देख रहे हैं आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल। आज यहाँ पर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, वो है बिपरजॉय साइक्लोन के बारे में। आज से कुछ समय पहले हम देखेंगे कि गुजरात के तट से बिपरजॉय साइक्लोन टकराया था। साइक्लोन कैसे बनते हैं, साइक्लोन बनने का रीज़न आखिर क्या है, क्यों आखिर इतने ज़्यादा आज के टाइम में हम साइक्लोन के बारे में सुन रहे हैं कि हर साल बारिश के टाइम में या फिर अदर मौसम में भी हमको साइक्लोन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हम बिपरजॉय साइक्लोन को लेकर के पूरी की पूरी चर्चा करेंगे कि इसका नाम कैसे करके रखा जाता है, कौन कौन से रीजन है जिसके चलते चलते इसका निर्माण होता है। क्लाइमेट चेंज के बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि क्लाइमेट चेंज के चलते चलते हम देख रहे हैं, ये वाला पिक्चर आप देखिए, यहाँ पर जो गाड़ी खड़ी है और पेड़ हवा में कैसे करके लहरा रहे हैं। यही असर हमको बिपरजॉय तूफान साइक्लोन के आते दिखाई दिया था। क्लाइमेट चेंज का असर हर जगह पड़ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं जंगलों में आग लग गई है, ध्रुव में जो बर्फ़ पिघली हुई, ध्रुव में जो बर्फ़ जमी हुई है मोटी मोटी चादरों के रूप में वो पिघल रही है। इसके अलावा हम देखेंगे कि कहीं कहीं पर फ्लड आ जा रहा है, ठीक है, कहीं कहीं पर हम देखेंगे कि सूखा पड़ रहा है। हमारे जो हिमालयन रीजन है इसमें जो बर्फ़ जमी हुई है वो तेज़ी के साथ में पिघल रही है। ये सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज के चलते चलते हो रही हैं। सबसे पहले हमें क्लाइमेट को समझना होगा, इसके बाद हम क्लाइमेट चेंज को आसानी से समझ सकते हैं। नॉर्मली यदि हम आपसे कहेंगे कि जो हिमालय वाला एरिया है, जम्मू एंड कश्मीर वाला जो एरिया है, यहाँ का मौसम हमेशा कैसा रहता है ज़्यादातर, तो यहाँ का जो मौसम है ज़्यादातर ठंडा रहता है, ज़्यादातर आपको बर्फ़ जमी हुई दिखाई देती है। लंबे समय तक जब हम कहीं कभी मौसम का हालचाल बताते हैं, वहाँ की वायुमंडलीय दशाओं के बारे में बताते हैं, तो उसको हम जलवायु बोलते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर की जो जलवायु है वो ठंडी है। अब जब इस ठंडी जलवायु में हमें कोई चेंजेस देखने को मिल जाए, जहाँ हर साल पानी अच्छा गिरता था, अब वो पानी गिरना यदि कम हो जाए, ऐसी कंडीशन को हम जलवायु परिवर्तन बोलते हैं। और इसके अलावा हमें समझना होगा कि मौसम क्या होता है। तो मौसम जो होता है डे टू डे वायुमंडलीय दशाओं का जो हाल हम बताते हैं, जैसे कि आज पानी गिरा, आज धूप तपी, कल मौसम ख़राब था। तो कम टाइम पीरियड के लिए जब हम वायुमंडल का हिसाब किताब लगाते हैं तो उसको हम मौसम बोलते हैं। लेकिन जब हम लंबे समय पीरियड की बात करें, 30 साल की बात करें, 15 साल की बात करें, उस समय यदि हम मौसम का हाल चाल बताएंगे तो उसको हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। तो ये जो बिपरजॉय साइक्लोन आया था, बिपरजॉय साइक्लोन ने ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसका एक रीज़न है कि हमारे यहाँ पर जो IMD बना हुआ है, ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान जो संस्था बनाई गई है, उसने आपदा के आने से पहले सही सही चेतावनी दे दी थी। इसका मतलब ये है, यदि हमारे पास में एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें हम पहले ही अलर्ट हो जाएं और लोगों को वहाँ से हटा दें, तो जो आपदा आने वाली है उसके नुकसान से हम बहुत कम प्रभावित होंगे। इस तूफान को हमने जो है बिपरजॉय नाम दिया था। यहाँ जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको बिपरजॉय नाम दिया गया था और ये नाम बांग्लादेश ने भेजा था। इसका मतलब होता है आपदा। बिपरजॉय का मतलब विपदा या फिर आपदा होता है। इसको लेकिन आप एक नेचुरल डिजास्टर बस नहीं बोल सकते हैं, बल्कि ये तो तेज़ी से दुनिया के प्राकृतिक मिजाज में चेंजेस आने के चलते चलते साइक्लोन की जो संख्या है, तूफान की जो संख्या है, वो बढ़ते जा रही है। जैसे जैसे समुद्र के जल का तापमान बढ़ते जाएगा, उतने ही ज़्यादा तूफानों का सामना हमको करना पड़ेगा। तो जो क्लाइमेट चेंज है, इसका खतरा पूरी दुनिया भर में है। कोई ऐसी कंट्रीज़ नहीं है जो इससे प्रभावित नहीं हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं वो गरीब देश इससे प्रभावित होते हैं। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर हमेशा से ही ये डिमांड रहती है कि यदि हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई उपाय करें तो हमें विकसित देशों की तरफ से कुछ सहायता मिलनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन पर एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल ने 2019 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, जिसका नाम था ओशियन एंड क्रायोस्फीयर इन ए चेंजिंग क्लाइमेट। इसमें कहा गया है कि
दुनिया के जितने भी जो महासागर हैं ना, साल 1970 से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के चलते चलते 90% अतिरिक्त गर्मी को अवशोषित कर चुके हैं। ये पिक्चर से आप समझ सकते हैं इसको, कि यहाँ पर जो ओशियन आप देख रहे हैं 1970 की तुलना करें आज के टाइम में, तो ये जो ओशियन है ना बहुत ज़्यादा गर्मी को अवशोषित कर चुके हैं। और गर्मी को अवशोषित कर चुके हैं तो इसका सीधा सीधा संबंध जो है साइक्लोन से रहता है। अब नॉर्मली आप देखेंगे ये जो साइक्लोन रहते हैं ना, ये वाली बीचों बीच वाली पट्टी में आते हैं, ठीक है। ये बीचों बीच वाली पट्टी में आने का एक रीज़न है कि यहाँ पर यदि आप सूरज को बना दें, सूरज का पिक्चर, तो यहाँ से जो निकलने वाली सूरज की लाइट है, प्रकाश है, वो सीधा सीधा यहाँ पर बीचों बीच वाले एरिया में पड़ेगा। और यहाँ पर जब सूरज का प्रकाश खड़ा पड़ता है तो ये वाला जो एरिया है ज़्यादा गर्म होता, मतलब आप 0 डिग्री वाले इक्वेटर के आसपास वाला रीजन देखें, 25 डिग्री ऊपर जाएं, 25 डिग्री नीचे जाएं, तो ज़्यादातर आपको यहीं पर साइक्लोन बनते हुए नजर आएंगे। तो 90% इन्होंने एक्स्ट्रा गर्मी को अवशोषित किया है। इसके चलते चलते हमारे जो ओशियन है, महासागर हैं, वो लगातार गर्म होते जा रहे हैं और इसी से साइक्लोन का खतरनाक चेहरा जल्दी जल्दी हमारे सामने आ रहा है। मोचा तूफान के पहले बंगाल की खाड़ी में जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्री जल सामान्य लेवल से काफ़ी गर्म हो गया था। इसके पहले एक और तूफान आया था, उसके पहले ही ये जो समुद्र है वो गर्म हो चुका था। समुद्र का 0.1 डिग्री तापमान बढ़ने का अर्थ है चक्रवात को अतिरिक्त एनर्जी मिल गई है। तो हम भारतीय उपमहाद्वीप में बार बार और हर बार पहले से अधिक घातक तूफान आने का असल कारण इंसान द्वारा किए जा रहे प्रकृति के अंधाधुंध दोहन को बोल सकते हैं। इसी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और नासा ने चेतावनी दिया है कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रकोप से चक्रवाती तूफान और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे और जलवायु परिवर्तन के कारण उष्णकटिबंधीय महासागरों का तापमान बढ़ने से सदी के अंत में बारिश के साथ भयंकर बारिश और तूफान आने की संभावना बढ़ सकती है। तो ये 0 डिग्री वाला जो लाइन है, यहाँ से आप ऊपर जाइए, 30 डिग्री ऊपर जाइए, 60 डिग्री ऊपर जाइए, 30 डिग्री नीचे आइए, ये वाला जो रीजन है ये ज़्यादा गर्म होता है। उष्णकटिबंधीय जो एरिया है ये, यहाँ का समुद्र ज़्यादा गर्म होता है। समुद्र गर्म होने से वहाँ की जो गर्म हवा है ऊपर उठती है, नीचे की जगह खाली हो गई, उस जगह को भरने के लिए तेज़ी के साथ में आसपास की जो हवा है ठंडी वाली आती है, ठीक है, और वो एक साइक्लोन का रूप ले लेती है। इसके बाद ये गति पकड़ लेता, जैसे हमारी धरती जो घूम रही है कोरियोलाइसिस फोर्स के कारण घूम रही है, इसी के चलते चलते इसको बल मिल जाता है और इसकी जो डायरेक्शन है ना वो तय हो जाती है कि ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा कि घड़ी की दिशा में घूमेगा। तो यहाँ पर कोरियोलाइसिस फोर्स भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक और अध्ययन है जो कि ये बताता है कि समुद्र की सतह का तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा तो और भी खतरनाक साइक्लोन आएंगे। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर फरवरी 2019 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि के चलते चलते हर 1 डिग्री सेल्सियस पर 21% ज़्यादा तूफान आते हैं। 1 डिग्री भी यदि बढ़ जाता है तो 21% जो तूफान है वो अधिक आते हैं। इसके बाद हमें समझना है कि ये चक्रवात आने का रीज़न है क्या चीज़। देखिए, हवा की विशाल मात्रा जब तेजी से गोल गोल घूमने लगती है तो वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाता है। अलग अलग एरिया में इसके अलग अलग नाम हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि अटलांटिक ओशियन में जो समुद्री तूफान आ रहे हैं उसको हम हरिकेन बोलते हैं जून से नवंबर के महीना में। पैसिफिक ओशियन में यहाँ पर भी जो साइक्लोन जो तूफान आते हैं उसको हम हरिकेन बोलते हैं, मई से नवंबर के महीने में आते हैं। वहीं यदि हम अटलांटिक ओशियन के नीचे तरफ के वाले में एरिया में जाएंगे तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम यदि आते हैं इंडियन ओशियन की तरफ में, तो इंडियन ओशियन में हम इस प्रकार के तूफान को ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। अक्टूबर मई के महीना में आते हैं, ठीक है। और ये 2 तरफ से हो सकता है, एक अरब सागर और एक होता है बंगाल की खाड़ी। तो जो बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है वह अप्रैल से दिसंबर के महीने का है। पैसिफिक ओशियन में ये टाइफून है, मतलब चाइना और जापान की तरफ वाले एरिया में यदि आप जाएंगे तो, और नीचे ऑस्ट्रेलिया की तरफ में जाएंगे तो अक्टूबर से मई के महीने में ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से इनको जाना जाता है। तो
देखिए, ठंडे या फिर बर्फ वाले उत्तरी गोलार्ध में यदि ये तूफान आ रहे हैं तो इनको हम हरिकेन बोलते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर हरिकेन के नाम से इसको दर्शाया गया है। ठीक है, हरिकेन या फिर इनको टाइफून के नाम से भी जाना जाता है। राइट हैंड साइड पे यदि आप देखेंगे पैसिफिक ओशियन में ऊपर की तरफ में, तो टाइफून और हरिकेन के नाम से इनको जाना जाता है। यहाँ पर यहाँ जो हवा है वो किधर घूमेगी, यहाँ पर हवा की घूर्णन घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में एक वृत्ताकार रूप में होती है। तो घड़ी की विपरीत दिशा में ये घूमते हैं, इसकी डायरेक्शन हमें ध्यान रखना है। यदि हम 0 डिग्री इक्वेटर से नीचे की तरफ में जाएंगे तो ये घड़ी की दिशा में घूमना चालू कर देते हैं। जब बहुत तेज हवाओं वाले उग्र आंधी तूफान अपने साथ मूसलाधार वर्षा लाते हैं तो इनको हरिकेन कहा जाता है। तो हरिकेन और टाइफून दोनों में क्या अंतर है? जब ये बहुत तेज हवा चले और इसके साथ साथ में मूसलाधार वर्षा लाने लग जाए तो इसको हम हरिकेन कहते हैं। जबकि भारत के हिस्से के दक्षिणी अर्धगोलाकार में इनको हम चक्रवात या फिर साइक्लोन कहते हैं। यहाँ पर जो हवा का डायरेक्शन रहता है वो घड़ी की सुइयों की दिशा में रहता है। किसी भी उष्णकटिबंधीय तूफान को चक्रवाती तूफान की श्रेणी में हम तब गिनते हैं जब उसकी गति कम से भी कम 74 मील प्रति घंटा होना चाहिए और इनके पास में इतनी ज़्यादा एनर्जी रहती है कि ये परमाणु बम के बराबर में एनर्जी पैदा करते हैं। देखिए, साइक्लोन का जो सीधा सीधा संबंध है ना, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। चक्रवाती तूफान जो उठते हैं वो पृथ्वी के घूमने का एक प्रमुख रीजन है। भूमध्य रेखा के किनारे जिन समुद्रों में पानी का टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उससे ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पर इस प्रकार के साइक्लोन बनना चालू हो जाते हैं। तो ये जो 26 डिग्री की लिमिट है इसको हमें ध्यान में रखना है। तेज धूप में जब समुद्र की जो हवा है ऊपर उठती है, समुद्र के ऊपर की हवा गर्म होती है तो वो तेज़ी से ऊपर भगने लग जाती है। बहुत तेज गति से हवा के उठने से नीचे कम दबाव का क्षेत्र बनता है। कम दबाव के क्षेत्र के कारण वहाँ एक खालीपन पैदा हो जाता है। इस खालीपन को भरने के लिए आसपास की ठंडी हवा तेजी के साथ में उस ओर गति करती है। चूँकि पृथ्वी भी अपनी धुरी पर एक लट्टू की तरह घूम रही है, ठीक है, पृथ्वी भी क्या है, हम देख रहे हैं कि वो घूम रही है। अतः हवा का रुख पहले तो अंदर की ओर ही मुड़ जाता है और फिर हवा तेजी से स्वयं घूर्णन करती हुई ऊपर उठने लग जाती है, क्योंकि धरती भी घूम रही है तो इससे उसको घूमने के लिए बल मिल गया है। इस तरह हवा की गति तेज होने पर नीचे से ऊपर बहुत तेज गति में हवा भी घूमती हुई एक बड़ा घेरा बना लेती है और ये जो घेरा है कई बार 2000 किलोमीटर के दायरे तक फैला हो सकता है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो है 1038 मील प्रति घंटा, जबकि ध्रुवों पर ये शून्य रहती। तो आप सोच सकते हैं इसी के चलते चलते तो ये इतने ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं और ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे इनकी जो तीव्रता है वो कम होते जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में हमारे यहाँ का जो वार्निंग सिस्टम है वो कैसे करके काम करता है और कितना पुराना ये है। तो सन 1864 में, मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने से ही हम देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था ताकि ऐसे तूफानों के आने से पहले ही वो सूचना तंत्र विकसित कर सकें। और 1865 में कलकत्ता बंदरगाह ऐसा पहला समुद्र तट बन गया था जहां समुद्री बवंडर आने की पूर्व सूचना प्रणाली की स्थापना करी गई थी। तो हमारे देश में सबसे पहले कलकत्ता बंदरगाह में मौसम विज्ञान की तरफ से समुद्री तूफान आने की जो सूचना है यहीं पर स्थापित करी गई थी सबसे पहले 1865 में। भारत मौसम विज्ञान इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना इस केंद्र के 10 साल बाद होती है, मतलब 1875 में हुई थी। सन 1880 तक भारत के पश्चिमी समुद्री तट बम्बई, कराची, रत्नागिरी, कारवाड़, कुमरा, यहाँ पर भी इस प्रकार के केंद्र स्थापित करे गए थे। इसके बाद हमने क्या काम करे थे, कुछ उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित करें और धरती की हर पल पल की तस्वीर हम खींचने लगे। इस तकनीक से अब तूफान का हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, जैसे कि पिक्चर के माध्यम से, इंफ्रारेड चैनल के माध्यम से, बादल का मूवमेंट के माध्यम से, पानी, प्रकृति का वाष्पीकरण, टेम्परेचर जैसी मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं और 2-4 दिन पहले ही बता देते हैं कि ये इतनी स्पीड से यहाँ टकराएगा और फिर 2 दिन बाद कहाँ रहेगा।
अब हम बात करते हैं ये जो साइक्लोन रहते हैं इसका नाम कैसे करके रखा जाता है। ठीक है, तो जो साइक्लोन आते हैं इनका जो नाम रहता है, ये जो विकसित देशों में नाम रखने की प्रणाली है ना 50 के दशक में विकसित हुई थी, लेकिन हिंद महासागर की चक्रवातों के अध्ययन और नामकरण के लिए साल 2004 में भारत की पहल पर 8 देशों ने एक संगठन बनाया था। ये जो देश हैं चक्रवातों की सूचना एक से दूसरे देश से साझा करते हैं। जैसे हमारे यहाँ आया है तो बताएंगे कि भाई देखो हमारे यहाँ पर ये आने वाला है, आपको भी कोई नुकसान हो सकता है। और ज़्यादातर ये जो कंट्रीज़ हैं भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, ओमान, थाईलैंड, मतलब तट के किनारे बसे ये देश हैं। आईएमडी के तहत गठित देशों का क्रम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सदस्य देशों के नाम के पहले अक्षर से तय होता है। सदस्य देशों के नाम के पहले अक्षर से तय किया जाता है। जैसे ही चक्रवात इन 8 देशों में किसी हिस्से में पहुंचेगा, सूची में मौजूद सुलभ नाम इस चक्रवात का रख दिया जाएगा। इससे तूफान की न केवल आसानी से पहचान हो जाती है बल्कि बचाव अभियानों में भी इससे काफ़ी मदद मिलती है। किसी भी नाम को दोहराया नहीं जाता है। अब तक चक्रवात के करीब 64 नाम को हम लिस्टेड कर चुके हैं।